इस ग्राफ में जो टी आई है, जिसको मैं अभी रेड कलर से मैं करने जा रहा हूं, सीपीयू बर्स्ट आई इज द रियल ऑब्जर्वेशन about the CPU burst required to execute a job. Tau I is the predicted CPU burst alpha is kept 1 by 2 so that the recent past and the recent predicted CPU burst may contribute equally in future prediction. अब यहां पे ध्यान ये देना है कि जब अपने पास एक अच्छा पास्ट होगा, तब जो हम लोग वैल्यू जो प्रेडिक्ट करेंगे, उस प्रेडिक्टेड सीपीयू बर्स्ट की वैल्यू एक्चुअल सीपीयू बर्स्ट, तब जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम होगा। और इस मॉडल का इस्तेमाल हम लोग इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम लोग जो भी जॉब आए तो हम लोग वहां पे शॉर्टेस्ट जॉब जो है डिसाइड कर सके। तो अगर हमारा प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट हुआ तो हमारा जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगा, ठीक है, वो और प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होगा तब जो सीपीयू बर्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी, दोनों सेम होगी। ठीक है, तो जब हम ये कह रहे हैं कि जब एक अच्छा खासा पास्ट अपने पास उपलब्ध होगा, तब और केवल तब हम लोग एक एक्यूरेट रिजल्ट की बात करेंगे। तो जब भी हम लोग एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी 100% नहीं होगी, हाँ आसपास जरूर होगी। मीन्स डेविएशन जो है वो कम से कम होगा। और ये बात तब होगी जब हम लोगों के पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग जो है यूज होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। दूसरी बात जो ध्यान देना है, क्या 100% प्योरिटी के साथ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इंप्लीमेंट हो सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि किसी प्रोसेस के लिए सीपीयू बर्स्ट की कितनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, ये बात हमको तब और तब पता चलेगी जब हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, अभी जो मॉडल हम लोगों ने देखा वो केवल और केवल एक अप्रॉक्सीमेशन है।
जैसे हम लोगों ने ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट देखा था, तो ऑप्टिमल में हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो फ्यूचर तो प्रिडिक्ट हो नहीं सकता, पास्ट भले ही हम लोग जान लें, तो हम लोगों ने उसका एक वेरिएंट देखा था LRU। ठीक है, उसी तरीके से 100% तरीके से हम लोग कभी भी जो है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग जो है हमें यूज करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यूज को लेके कुछ कंक्लूजन्स हैं जो उतने वैल्यूएबल नहीं है, उसको फार्मूले में रख के जो है सीधे सीधे देखा जा सकता है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब ये जो अगली स्लाइड है ये प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग की बात कर रही है। प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग, अब हम लोग करेंगे क्या कि जो भी जॉब एग्जीक्यूट होने आएगा उस जॉब में हम लोग प्रियॉरिटी को कंसीडर करेंगे। मसलन मेरे पास 2 जॉब है और जिसकी प्रियॉरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो जॉब सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इन केस ऑफ एनी टाई, मतलब मेरे पास 2 जॉब आए और दोनों की प्रियॉरिटी सेम है। ठीक है, तो अपने पास एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोग अगर अराइवल टाइम को कंसीडर करें, यानी न्यूमेरिकल में अगर अराइवल टाइम का जिक्र हुआ है तो हम लोग FCFS ऑर्डर कंसीडर कर लेंगे, जो पहले आया होगा उसको पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम में अराइवल टाइम का कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है, तो उस समय तुम लोग एकदम फ्री हो, जिस जॉब को चाहो पहले एग्जीक्यूट कराओ। अब यहां पे जो है कुछ पॉइंट्स है, जैसे प्रोसेस को एक प्रायोरिटी नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी CPU उसी को एलोकेट होगा। अब ये जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है ये 2 वर्जन में उपलब्ध होगी, प्रिम्पटिव और नॉन प्रिम्पटिव। ठीक है, अच्छा एक मजेदार बात कही जा रही है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज अ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इन इटसेल्फ। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है वो अपने में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को रख रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो मान लो कि हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, जो जॉब छोटा है वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वहां पे हम लोगों ने क्या कर लिया, अगर हम लोग कहें कि प्रायोरिटी को डिफाइन करना है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, अगर कोई पूछे कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो कैसे प्रायोरिटी को बता रहा है, तो एक तरीका तुम लोग सीधे सीधे बोल सकते हो कि जिसकी CPU बर्स्ट की वैल्यू क्या है, कम है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। या इसी बात को अगर ऐसे बोलो कि 1/CPU बर्स्ट, तो जिसका CPU बर्स्ट कम होगा ये वाला फिगर उसके लिए क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे भी हम लोग प्रायोरिटी निकाल लेंगे। तो जो दोनों तरीके हम बता रहे हैं ये दोनों एप्लीकेबल है। ठीक है, या तो तुम ये कह दोगे कि हम लोगों ने सीधे सीधे ये कंसीडर किया है कि जिस किसी प्रोसेस के लिए CPU बर्स्ट की रिक्वायरमेंट सबसे कम है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अगर तुम ये बोलते हो तो ये गलत नहीं है। और दूसरी बात क्या है, तुम ऐसे बोल सकते हो कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में प्रायोरिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक फार्मूला लगाया है, और वो फार्मूला क्या है, 1/CPU बर्स्ट ऑफ प्रोसेस। तो जितने भी प्रोसेसेस होंगे उनकी जो CPU बर्स्ट होगी उसको 1/CPU बर्स्ट कर लोगे तो जो प्रायोरिटी निकल के आ जाएगी, और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा। अब आते ही बात आती है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, भाई जिसका जो है CPU बर्स्ट कम होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि अगर हम लोग इसका प्रिम्पटिव वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रिम्पटिव वर्जन जो है में ज्यादा चांसेस हैं कि हम लोग स्टारवेशन की ओर बढ़ जाए। ठीक है, चाहे प्रिम्पटिव वर्जन में चांसेस वैसे ज्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है वो सफर करती है किससे, स्टारवेशन से। तो स्टारवेशन क्या है,
कि ऐसी कंडीशन जहां पे एक जॉब जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है एजिंग। एजिंग क्या करता है, तो एजिंग में हम लोग करते क्या है कि एक टाइम पीरियड तक हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा जॉब जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है उसको उठाओ और ग्रेजुअली धीरे धीरे उसके प्रायोरिटी नंबर को अपने आप बढ़ाते रहो। तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी प्रायोरिटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि बाकी सारे प्रोसेसेस से वो बड़ी हो जाएगी और उसको सीपीयू जो है असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही है कि अब हम लोग प्रायोरिटी को कंसीडर करेंगे। हर प्रोसेस के पास एक प्रायोरिटी नंबर होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को यूज कर रहा है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग स्टारवेशन को इनकरेज करेगी। स्टारवेशन को रिजॉल्व करने के लिए अपने पास एक सोल्यूशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एजिंग। एजिंग में क्या होगा, हम लोग ग्रेजुअली विक्टिम प्रोसेस की प्रायोरिटी धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। अब आते हैं अगले शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के पास, वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है। देखो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या है, हमारे पास अब तक जो भी शेड्यूलिंग था उसमें हो क्या रहा था कि हम किसी एक जॉब को उठा रहे थे और उसको एग्जीक्यूट करा रहे थे। तो एफसीएफएस में तो सीधे सीधे ये दिखा, एफसीएफएस में सीधे सीधे ये दिखा कि कोई जॉब है उसको हमने पिक किया और उसको हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो जब वो कंप्लीट हो जा रहा है तो हम उसको हटा दे रहे हैं, फिर नए जॉब को उठा रहे हैं। जितने भी नॉन प्रिम्पटिव वर्जन वाले एल्गोरिदम है, ध्यान से सुनो, जो भी एल्गोरिदम नॉन प्रिम्पटिव बेस्ड एल्गोरिदम है सीपीयू शेड्यूलिंग में, वहां पे हम प्रोसेस को सीपीयू से डिटैच केवल तब करेंगे जब प्रोसेस पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को नापने के लिए कुछ पैरामीटर्स हमने रखे थे। उसमें एक पैरामीटर जो था वो रिस्पांस टाइम था। रिस्पांस टाइम, तो रिस्पांस टाइम क्या था कि कब हमारा प्रोग्राम पहला रिस्पांस जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो ये प्रिमिटिव वर्जन्स हैं, प्रिमिटिव वर्जन्स में हम रिस्पांस टाइम को कम कर पा रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं, तो मान लो कोई एक जॉब मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूं, तो जॉब एग्जीक्यूट हुआ तो उसने एक रिस्पांस जनरेट किया, पता चला कि एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग मेरे पास एक नया जॉब आ गया है और वो जो नया जॉब है उसको अब एग्जीक्यूट होना है। तो हम पुराने वाले जॉब को क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे और नए वाले जॉब को एग्जीक्यूट कराना शुरू करेंगे। तो नया वाला जॉब सिस्टम में जैसे आया हमने उसको शेड्यूल कर दिया। अब जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो होगा क्या, रिस्पांस टाइम कम हो गया। जैसे तुम अगर बाइक की रिपेयरिंग कराने के लिए संडे को दुकान पे गए तो उसके पास ऑलरेडी 10 तो बाइक रखी हुई है, तुम गए वहां पे एक आदमी आया, मैकेनिक आया, बोला हाँ बताइए क्या काम है। तो तुमने बताया कि ये प्रॉब्लम का, अच्छा बस अभी आप ही का काम कर रहे हैं, और तुरंत क्या करेगा, इंजन उंजन जो है थोड़ा बहुत खोल खाल देगा। तो तुमको ऐसा लगने लगेगा कि यार देखो कितना बढ़िया आदमी है कि हम जैसे आए हमारा काम स्टार्ट हो गया। रिस्पांस टाइम क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जो पीछे वाले 10 जॉब उसके पास पड़े हुए हैं वो उनको भी डील करेगा। तो पहला तुमको इंस्टेंट फायदा क्या दिखा, तुमको ये लगा कि रिस्पांस टाइम यहाँ पे कम है, यानी हम आए और हमारा काम शुरू हो गया। तो तुम्हारा काम शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, राउंड रॉबिन की फिलॉसफी यही है। अगर मेरे पास 4 जॉब है तो हम चारों जॉब को एक फिक्स्ड सीपीयू बस जो है असाइन करेंगे
और सबको एक एक करके एग्जीक्यूट कराएंगे। मसलन मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास 4 जॉब है और मैंने ये कहा कि हर एक जॉब को मैं एक सीपीयू साइकिल दे रहा हूं और सबको एग्जीक्यूट होने के लिए मान लो 100 सीपीयू साइकिल्स की जरूरत है। तो 4 जॉब हमारे पास आए तो हमने क्या किया, पहले जॉब को एक सीपीयू बस दिया, हटा दिया। अब पहले जॉब को 99 सीपीयू बस की जरूरत है क्योंकि एक मिल चुका है, फिर दूसरे को उठाया, एक सीपीयू बस दिया, फिर तीसरे को एक सीपीयू बस, चौथे को एक सीपीयू बस, फिर वापस आए, फिर पहले को उठाया, एक सीपीयू बस। तो ऐसे हम रोटेट कर रहे हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है, तो इससे जो फायदा हो रहा है वो ये है कि अब हमारे पास रिस्पांस टाइम कम हो गया। ठीक है, अब टाइम क्वांटा क्या है, तो हमने कहा कि जो एक सीपीयू बर्स्ट हम दे रहे हैं वो हमारे लिए टाइम क्वांटा हो गया। तो अगर हम लोग इसको जनरलाइज करें तो हम कहेंगे कि Q इज द टाइम क्वांटा, यानी Q टाइम हम हर एक जॉब को देंगे। ठीक है, और किसी भी प्रोसेस को n-1 इंटू क्यू टाइम से ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी n-1 इंटू क्यू टाइम के बाद हर एक प्रोसेस का नंबर आएगा। अब इस चीज को अगर समझना है तो तुम लोग एक सर्किल बना लो, जैसे मैं कुछ ऐसे कर रहा हूं, मैंने कुछ ऐसे किया, मैंने कहा कि ये एक सर्किल है और यहाँ पे जो है मैं कुछ जॉब ले रहा हूं, जैसे दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब देखो तो हम लोग यहां से यहां आए, ठीक है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। तो मान लो अगर इसको हम लोग 1 से शुरू किया था, ठीक है, और ये क्यू टाइम का है, तो ए जो है क्यू टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हम लोग आए बी के पास। ठीक है, फिर क्यू टाइम के बाद हम लोग आए सी के पास, फिर सी से हम लोग किसके पास गए, ए के पास, क्यू टाइम के बाद। तो क्यू टाइम देखो, ये यहां से जब हम लोग ये शिफ्ट किए हैं तो वापस इस जॉब ए पर पहुंचने के लिए हमको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो Q प्लस Q। ठीक है, उसी तरीके से देखो B के लिए कितना, दोबारा B को कब CPU साइकिल मिलेगा, तो 2Q के बाद। फिर C को कितनी बार कितने टाइम के बाद से CPU साइकिल मिलेगा, तो 2Q के बाद। तो मेरे सिस्टम में अगर n जॉब्स हैं तो हर एक जॉब का नंबर जो है n-1 इंटू क्यू टाइम के बाद आएगा। ठीक है, अब जरा देखो, हम लोग अगर ये कहें कि n-1 इंटू क्यू, तो n के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है। n बताएगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो n को हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते। तो अगर हमको वेटिंग टाइम जो है कम करना है या रिस्पांस टाइम को कम करना है, तो हम लोगों के पास एक सोल्यूशन ये है कि हम लोग क्यू को कम कर दें, टाइम क्वांटा को कम कर दें। तो अगर क्यू को तुम बहुत कम कर दोगे तो होगा क्या, प्रोसेस को जो सीपीयू बस मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम डिस्पैचर लेटेंसी के बराबर आ जाओ, या कहीं ऐसा ना हो कि तुम डिस्पैचर लेटेंसी से भी कम टाइम जो है किसी जॉब के एग्जीक्यूशन पे देना शुरू कर दो। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो दिक्कत है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो दिक्कत है। ठीक है, तुमने क्यू को इतना कम कर दिया कि क्यू जो है डिस्पैचर लेटेंसी से कम हो गया, यानी प्रोसेस को सीपीयू जो है बहुत ही कम टाइम के लिए मिलेगा और सीपीयू डिस्पैचर लेटेंसी वाला जो टाइम है तब तक जो है वो वेट करेगा, यानी वो आइडल होगा। और क्यू को बहुत कम कर दिया तो ये दिक्कत है, और क्यू को अगर बहुत बड़ा कर दोगे तो भी एक नई दिक्कत शुरू हो जाएगी। तब राउंड रॉबिन जो है, राउंड रॉबिन न होके एफसी एफएस हो जाएगा। ठीक है,
तो ये दो चीज़ें जो है आज के लिए हैं।